कहानी है बेटी के घर रहना अच्छा नहीं। जनवरी के दिन थे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। दीवार घड़ी ने थोड़ी देर पहले ही रात के 12 बजने की घोषणा की थी। कलीम और शकील अभी अभी सोए थे। कलीम इस वर्ष 12वीं में था और शकील 10वीं में। दोनों की बोर्ड की परीक्षाएं थीं। मैंने आरंभ से ही उनमें प्रतिदिन 1 घंटा अभ्यास करने की आदत डाल रखी थी। केवल शनिवार को उनकी छुट्टी होती थी। 1 घंटा अभ्यास करने के बाद वे हम लोगों के साथ मिलकर ताश या कैरम खेलते या कॉमिक्स पढ़ते थे। दोनों ही अपनी अपनी कक्षा में प्रथम आते थे और अपनी परीक्षाओं में वे दोनों विशेष योग्यता सूची में आएंगे, इसका हमें पूरा विश्वास था। मैं पढ़ाई में हमेशा से कच्ची रही थी। हमारा जमाना और था, तब लड़कियों पर बहुत पाबंदियां थीं। घर से स्कूल, स्कूल से घर, न अध्यापकों से अधिक बात करो, न साथी लड़कों से मेलजोल बढ़ाओ, न कोई घर में पढ़ाने वाला था, न मार्गदर्शन करने वाला। अब्बू खेती-बाड़ी के कामों में व्यस्त रहते थे और दोनों भाई शहर के विद्यालयों में छात्रावास में रह कर पढ़ते थे। 10वीं पास किया ही था कि सलीम से विवाह हो गया। बच्चे भी जल्दी जल्दी हो गए। सलीम अपने कारोबार के कारण अधिकतर दौरे पर रहते। मुझे माँ और पिता दोनों का ही दायित्व निभाना पड़ता। मेरे बच्चे परीक्षा में अच्छे अंक लाएं, खूब पढ़े लिखे, इसके लिए मैंने उन पर कभी जबरदस्ती नहीं की, बल्कि कुछ ऐसी आदतें उनमें डाल दी जिससे वे स्वयं धीरे धीरे अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करते गए। इतना अवश्य था कि अभ्यास के समय मुझे साथ जागना पड़ता। जब तक वे पढ़ाई करते तब तक मैं सवेरे के लिए सब्जी काटकर फ्रीज में रख देती या पुस्तकें पढ़ती रहती। मार्च में परीक्षा थी। अब वे दोनों रात को 11 बजे तक पढ़ते। मैंने आधा घंटा पहले ही दोनों को गर्म दूध पीने को दिया था। उनके लेटते ही मैं भी लेट गई थी, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। 2 दिन से सलीम ने फोन नहीं किया था। वह जहां कहीं भी होते, वहां से प्रतिदिन फोन पर बात करना उनका नियम था। इधर अब्बू की भी कोई खबर नहीं मिली थी। न जाने क्यों मन अब्बू को बहुत याद कर रहा था। मैं थोड़ी ही देर सोई होंगी कि घंटी की आवाज के साथ ही चौकीदार का स्वर कानों में पड़ा। बीबी जी, तार ले लीजिए। मैंने उठकर द्वार खोला और तार लिया। बशीर चचा का तार था। अब्बू की हालत खराब बताकर फौरन आने के लिए लिखा था। मैंने घड़ी पर नजर डाली। रात के 2 बज रहे थे। मैंने तुरंत निर्णय ले लिया कि सवेरे 5 बजे वाली गाड़ी से निकल पड़ूंगी। चौकीदार से मैंने बाबू और उसकी पत्नी को बुलाने के लिए कहा। वह नौकरों के लिए बने मकानों की ओर गया और मैंने कलीम को धीरे से जगाया। वह उठा और पूछने लगा, क्या बात है अम्मी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? मैंने कहा, बेटे, तुम्हारे नाना जान की तबीयत खराब है। मैं सवेरे की गाड़ी से चली जाऊं? जरूर जाए अम्मी, नाना जान अकेले है। वह बोला, पर बेटे, तुम लोगों की पढ़ाई। अम्मी, हम दोनों बराबर पढ़ाई करेंगे, आप हमारी बिल्कुल चिंता न करें। कलीम को शकील की देखभाल करने को कहकर मैंने बाबू और उसकी पत्नी को घर सौंपा और थोड़ा सा सामान लेकर स्टेशन की राह ली। स्टेशन 3 किलोमीटर दूर था और सवारी मिलने की कोई संभावना नहीं थी। बाबू ने मेरा बक्सा संभाला और हम लोग निकल पड़े। 2 किलोमीटर चलने के बाद शहर दिखाई देने लगा। होटलों के चूल्हों में आग सुलगनी शुरू हो गई थी। एक रिक्शा दिखाई दी। रिक्शा वाला बैठा बैठा ऊँघ रहा था। दोनों पांव लंबे करके सीट पर फैला रखे थे। बाबू ने उसे बहुत आवाजें दी, तब कहीं वह जागा, पर स्टेशन चलने से उसने इनकार कर दिया। बहुत सर्दी है, कहकर वह फिर सो गया। थोड़ी दूरी पर एक दूसरा रिक्शा वाला मिला, जो होटल की भट्ठी के सामने खड़ा आग ताप रहा था। बाबू के बोलने पर उसने चाय पिए बिना वहां से हटने से इनकार कर दिया, जबकि चाय कब बनेगी इसका कोई पता न था। गाड़ी का समय करीब था। मैं और बाबू तेजी से कदम बढ़ाने लगे। तभी एक तख्ती पर मेरी दृष्टि जा पड़ी। ठंडी राख के ढेर के एक तरफ एक कुत्ता बेखबर सो रहा था और दूसरी तरफ रिक्शा वाला एक पतली सी चादर ओढ़े सो रहा था। करीब ही रिक्शा खड़ी थी, जिस पर गत्ते की एक तख्ती लटक रही थी। कुछ कुछ रोशनी में मैंने पढ़ा, आपको रिक्शा की जरूरत है और मुझे पैसों की। मुझे सोता देखकर उठाने में हिचकिचाए मत। बाबू ने उसे आवाज दी। वह एक आवाज में उठ बैठा और चादर लपेटकर रखता हुआ बोला, बैठिए बहन जी, कहाँ चलना है? भावताव न करें, जो मुनासिब समझे दे दें।
मैं बाबू को वापस लौटने को कहकर रिक्शे में बैठ गई। रास्ते में मैंने उससे पूछा, तुमने यह तख्ती क्यों लगा रखी है? उसकी बातचीत से वह किसी अच्छे घराने का लड़का लग रहा था। मुझे उसके बारे में जानने की सहज ही उत्सुकता हुई। जो कुछ उसने बताया वह बहुत ही आश्चर्यजनक था। वह एक साधारण गरीब परिवार से था और एक विद्यालय में चपरासी था। जो वेतन मिलता था उसमें पत्नी व बच्चों का पेट बड़ी मुश्किल से भर पाता था। पिछले दिनों उसकी बहन को उसके पति ने तलाक देकर वापस मायके भेज दिया था। उसे कोई बीमारी थी, जिसके लिए रोज 15 रुपए की दवाई लानी पड़ती थी। मेरी बहन केवल 18 वर्ष की है बहन जी। उसने अभी जिंदगी में देखा ही क्या है। मैं उसे मरने नहीं देना चाहता, इसलिए रात को अपने दोस्त का यह रिक्शा चलाता हूँ। 15 रुपए हाथ आते ही घर लौट जाता हूँ। इतने रुपए न मिले तो रिक्शे पर यह तख्ती लगा कर सो जाता हूँ ताकि कोई सवारी हाथ से न चली जाए। मेरा मन श्रद्धा से झुक गया। मैंने मुक्तकंठ से उसकी प्रशंसा की। मन में सोचा कि लौटने पर सलीम से कहकर उसे किसी जगह चौकीदार लगवा दूंगी। उससे विदा ली तो मन में कहीं एक फांस कड़ी सी रह गई। कोई बात दिल में खटक रही थी, पर क्या, पकड़ में ही नहीं आ रही थी। गाड़ी में बैठी तो अब्बू की याद रह रह कर आने लगी। मेरे दोनों बड़े भाई कनाडा और इंडोनेशिया में सिले सिलाए कपड़ों का कारोबार करते थे। अब्बू को हर महीने नियमित रूप से पैसे भेजते और साल 2 साल में आकर मिल भी जाते। अम्मा तो बहुत चाहती थी कि दोनों भाभीियों में से कोई उनके पास रहे, पर किसी ने भी यहाँ रहना पसंद न किया। बेटों से जुदाई अम्मा के लिए जानलेवा सिद्ध हुई। अम्मा के जाते ही अब्बू नितांत अकेले रह गए। मैं उन्हें अपने पास रखना चाहती थी, पर उन्होंने बेटी के घर रहना पसंद नहीं किया। मैं और सलीम महीने 2 महीने में जाकर उनसे मिल आते। मैंने हमेशा यह बात महसूस की कि जितना मेरे मिलने पर वह खुश होते, उससे कहीं ज्यादा मेरे बिछड़ने पर वह रोते। पर मैं करती भी क्या? अपने घर, अपने पति और बच्चों के लिए मुझे लौटना ही पड़ता। घर पहुंची तो बाहरी द्वार खुला हुआ मिला। मैं अब्बू के कमरे की ओर बढ़ी ही थी कि बशीर चचा की आवाज ने मेरे कदम जड़ कर दिए। तुम तो सठिया गए हो। दवाइयाँ जो लाभ पहुंचाएंगी वह क्या बच्चों की याद कर सकेगी? मैं कहाँ याद करता हूँ बशीर। अब्बू की आवाज बहुत धीमी थी। क्या मैं सुनता नहीं? नींद में बेटों से, पोते पोतियों से बातें करते रहते हो। क्या तुम्हारे याद करने से वे लोग तुम्हारे पास लौट आएंगे? बशीर चचा की बात में वजन था, इसीलिए अब्बू ने शायद अपनी कमजोरी स्वीकार करते हुए कहा। बशीर दोनों बच्चे जब छोटे थे तब उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाता था, और सोचता था कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये दोनों बच्चे दोनों तरफ से थाम कर मुझे चलाएंगे। वे कपड़े गीले कर देते थे तो सोचता था कि मेरी बीमारी में ये ही हाथ कभी मेरे कपड़े बदलेंगे। अपने हाथों से छोटे छोटे कौर बनाकर उनके मुंह में देता था और सोचता था ये ही बच्चे बड़े होकर मुझे दवा पिलाएंगे। बस करो मेरे दोस्त, बशीर चचा की आवाज भर्रा गई। इंसान को पेड़ लगाकर स्वयं फल खाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। आज का जमाना ऐसा है कि बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना माँ बाप को कर्तव्य समझकर करना चाहिए। बच्चों से उनके कर्तव्य की बात करना ही गलत है। दोस्त, मेरा ख्याल है इस प्रकार एकांत में पड़े रहने से कहीं अच्छा है कि तुम अपनी बेटी के पास चले जाओ। अब्बू बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। उनका उत्तर सुनने के लिए मैं बेताब हो गई। बहुत देर बाद वह बोले, बिटिया ने तो मुझसे कई बार कहा पर मुझे अच्छा नहीं लगता दामाद के घर रहना, इसीलिए इनकार करता रहा। अब मैं स्वयं उससे कैसे कहूँ? बिटिया के बच्चे मुझे चाहते भी बहुत है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता पर अब बेटी से कह भी तो नहीं सकता। मैं बात करूँगा बिटिया से, बशीर चचा बोले तो अब्बू ने तड़प कर उन्हें रोक दिया। नहीं, ऐसा न करना बशीर। बेटी जब ससुराल जाती है तो माँ बाप से संबंध रखने में उसे बड़ा चौकस रहना पड़ता है। उसे मायके की इज्जत रखने के साथ ससुराल की इज्जत भी निभानी पड़ती है। बात रुपए पैसे की नहीं। बेटे मुझे कितना रुपया भेजते हैं, पर मैं बैंक से निकालता हूँ, कभी पड़े रहे उन्हीं के काम आएंगे। मैं बेटों से अपनी व्यथा नहीं कहता। बेटी तो ससुराल की इज्जत है, उससे क्या कहूँ? मौन के वे क्षण न जाने कितने लंबे हो गए। मैं कोई आहट किए बिना खड़ी थी और भीतर अब्बू और बशीर चचा मौन भाषा में बात कर रहे थे। कोई 40 मिनट के बाद मैं अपने हवास में लौटी और कमरे में दाखिल हो गई।
अरे बिटिया आ गई। बशीर चचा के स्वर से अब्बू की आंख खुल गई। मैं उनके पास बैठकर रोने लगी। वे सभी बातें याद कर जो अभी पिछले 40 मिनट से सुन रही थी। जब बहुत देर तक मेरा रोना नहीं रुका तो अब्बू भी घबरा गए। क्या बात है बिटिया, क्यों इतना रोए जा रही है? अब्बू, आपके दामाद और बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं ठीक ऐसे ही बोली जैसे कोई मंझी हुई अभिनेत्री किसी फिल्म में कहा करती है। क्या कह रही है बेटी? अब्बू एकदम घबरा गए। मुझे डर लगा कि कहीं सदमा न लग जाए उन्हें। तुरंत बनावटी रुलाई रोते हुए बोली, हाँ अब्बू, उन लोगों ने कहा है तुम्हारे अब्बू वहाँ अकेले बीमार पड़े रहते हैं और मैं ठाट से रहती हूँ। इसके लिए मुझे शर्म आनी चाहिए। अरे वाह, यह भी कोई बात हुई। अब्बू सचमुच हैरान थे। मुझसे कहा है अपने अब्बू को लेकर आओगी तो घर में घुसने देंगे, नहीं तो नहीं। मैंने बच्चों की तरह ठुनकते हुए कहा, अब्बू आपको कितनी बार कहा है मेरे साथ चल कर रहिए, पर आप सुनते ही नहीं। क्या आप मुझसे मेरा घर छुड़वा देंगे? यहाँ सब लोग ताने देते हैं। मेरी सास कहती है जो अपने बाप की नहीं हुई वह सास ससुर की क्या होगी, जो बाप की सेवा नहीं करती वह बेटी क्या हुई। अब्बू किसी सोच में पड़ गए। बिटिया सच बता, कलीम और शकील मेरी याद करते हैं। अरे अब्बू, उन्हीं दोनों ने तो अपने अब्बा को बहकाया है। एक दिन बोले, हम दोनों भी बड़े होकर आप लोगों को अकेला छोड़ देंगे। यह सुनकर आपके दामाद डर गए और मुझे यहाँ भेज दिया। तो फिर आप क्या कहते हैं अब्बू? मैंने अब्बू का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, बेटी बेटों के होते हुए मैं बेटी के घर रहूं यह अच्छा नहीं लगता। अब्बू का मन नहीं मान रहा था। मेरा मन पुनः भर आया। ठीक है अब्बू, हमेशा के लिए न सही, पर उस समय तक मेरे घर चल कर रहिए जब तक बड़े भैया आपको लेने नहीं आ जाते। क्या बब्बन आ रहा है यहाँ? कब? अब्बू भावविहल होकर बोले, मैंने बड़े भैया और छोटे भैया दोनों को पत्र लिखा था। बड़े भैया अगले महीने आकर आपको अपने साथ ले जाएंगे। फिर पता नहीं कब आपकी सेवा का अवसर मिले, इसलिए तब तक मेरे घर चल कर रहिए। 20-22 दिन की ही तो बात है। अब्बू बशीर चचा का सहारा लेकर उठ बैठे। बशीर चचा मेरी ओर यूं देख रहे थे जैसे वह मेरे मन पर टंगी उस तख्ती को स्पष्ट देख रहे हों, जिस पर लिखा है मुझे पितृ छाया की जरूरत है। रिक्शे वाले से मिलने के बाद से जो फांस मन में गढ़कर पीड़ा पहुंचा रही थी वह अब निकल चुकी थी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।